नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम सिर्फ आपको खबरों से रूबरू नहीं कराते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है, जो ना तो आपको किसी चैनल पर दिखाया जाता है और ना ही खबरों के उस एंगल को आपको समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो खबरों के टॉप एंगल में आज सबसे पहले बात बिहार के बड़बोले शिक्षा मंत्री की होगी, जिन्होंने अपने बयान से पहले तो सनातनियों को आहत किया और जब माफी की बात आई तो साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है तो हम उन्हें सिखाएंगे। और दूसरी खबर रहेगी धरती के सुरक्षा कवच की। जी हाँ, सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से हम सबको बचाने वाली ओजोन परत को अब छेद जो हैं वो भरने लगे हैं। इसे लेकर 80 के दशक में पूरी दुनिया चिंतित हो गई थी, लेकिन ये छेद कैसे भरा है आज हम आपको खबरों के टॉप एंगल में बताएंगे। तीसरी खबर रहेगी लंपी वायरस से जुड़ी हुई, जिसने बिहार में एंट्री कर ली है। अब तक 2 गौवंश इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में क्या सीएम नीतीश को लंपी वायरस को रोकने के लिए योगी मॉडल नहीं अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से यूपी में लंपी पर काबू पाया गया। चौथी खबर आज रहेगी पोर्नोग्राफी से जुड़ी हुई। पोर्नोग्राफी के बदलते स्वरूप की यह खबर जो घर घर दस्तक दे चुका है, ये वो स्वरूप है क्योंकि अब पॉडकास्ट के जरिए भी पोर्न कॉन्सर्ट जो है वो परोसा जा रहा है, पोर्न कंटेंट परोसा जाने लगा है। तो इसे लेकर चौथी खबर आज की रहेगी। इन सब खबरों का टॉप एंगल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे धरती के सुरक्षा कवच की। तो खबरों के टॉप एंगल में सबसे पहले बात ओजोन परत की होगी। ओजोन परत यानी धरती का रक्षा कवच। अब अच्छी खबर इसे लेकर यह है कि अब तेजी से जो छेद था ओजोन में वो भरने लगा है। यूएन की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि ओजोन परत 2066 तक अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी। जी हाँ, तेजी से भर रही ओजोन परत। पृथ्वी का सुरक्षा कवच सुरक्षित। सूरज की आग से बचेंगे इंसान। सूरज की आग निगलने वाले ओजोन परत को लेकर धरती पर सुकून भरा संदेश आया है। पतली हो रही ओजोन की परत भरने लगी है और दावा किया जा रहा है कि 2066 तक ओजोन अपने पुराने रूप में आ जाएगी, जो सूरज की रोशनी से धरती को खाक होने से बचाएगी और जीव जंतु का अस्तित्व खत्म होने से बच जाएगा। दरअसल 1980 में अंटार्कटिका के ऊपर पाए गए ओजोन परत के छेद की खबर ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस छेद से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक आने लगी थीं, जो यहाँ की जलवायु और जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसके बाद दुनिया भर के देशों ने इससे निपटने के प्रयास तेज कर दिए। तब 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में दुनिया के तमाम देश इस पर राजी हुए कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। आज 3.5 दशक बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कारगर साबित हो रहा है। ओजोन के छेद में कमी देखने को मिल रही है। दरअसल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किए गए प्रयासों से उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया में 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ने से रोका गया है। वहीं आर्कटिक का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने से बचाया गया है। बर्फ को पिघलने से बचाया गया है। यही वजह है कि गर्मियों में भी आर्कटिक के चारों ओर बर्फ की मात्रा लगभग 25% से ज्यादा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम कर रही है।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन के छेद में जिस तरह से सुधार हो रहा है, साल 2066 तक इसकी स्थिति 1980 के स्तर तक की हो जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में प्रतिबंधित पदार्थों में से 99% का उपयोग अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे उनका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। इसी वजह से ओजोन परत में इतना बड़ा सुधार हुआ है और साल दर साल ओजोन परत छेद की स्थिति में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। धरती को चारों ओर से घेरने वाली ओजोन परत उसकी सुरक्षा करती है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन बनाते हैं। ओजोन की परत धरती से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू हो जाती है और 50 किलोमीटर तक मौजूद रहती है। ओजोन की परत इंसानों में कैंसर पैदा करने वाली सूरज की पराबैंगनी किरणों को भी रोकती है। पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि ओजोन परत इस सदी के मध्य तक पूरी तरह ठीक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए अब जरा इस खबर के टॉप एंगल को समझते हैं। दरअसल फ्रिज से लेकर एसी और कीटनाशकों से लेकर एरोसोल तक ऐसी गैसें निकलती हैं जो ओजोन परत की दुश्मन है। आपको बता दें, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन जैसी गैस तमाम जो हम रोज यूज कर रहे हैं वही आसमान में भेज रहे हैं और इनसे निकल रहे क्लोरीन और ब्रोमाइन के परमाणु के जो अंश हैं ओजोन के अणुओं को वो नष्ट करते हैं। लेकिन 1996 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बंद हो गया था और तब से इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार जो है वो देखा जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे केमिकल का इस्तेमाल एरोसोल स्प्रे, फोम, सॉल्वेंट और रेफ्रिजरेंट्स में किया जाता है। तो ये तमाम जो चीजें बनाई जाती हैं इनमें इन तमाम गैसों का इस्तेमाल होता है जो ओजोन के लिए हानिकारक साबित हो रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की करेंगे। बिहार में एक तरफ से जहां किसान यूरिया की कमी से परेशान है तो वहीं दूसरी ओर गांव में जो गायों में फैल रहे लंपी वायरस है उससे लोग परेशान हैं। अब गायों में फैल रहे इस वायरस के बाद से कई पशुपालकों का कहना है कि संक्रमित गायों का दूध लोग खरीदने से कतरा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में लंपी वायरस की एंट्री, 2 गायों की मौत, 1258 संक्रमित और 10 जिलों में वायरस से दहशत। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद अब बिहार में भी लंपी वायरस का कहर फैलने लगा है। बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में इस वायरस ने गौवंशों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। अब तक 10 जिले दरभंगा, पूर्णिया, पटना, नवादा, शेखपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, कैमूर और बक्सर, यहीं पर लंपी वायरस ने दस्तक दी है और करीब 1258 गायों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 की तो मौत हो गई है और इनमें से 933 गायें इलाज के बाद ठीक हो चुकी हैं। लेकिन 323 पशुओं का इलाज अब भी जारी है। हालांकि लंपी वायरस को लेकर बिहार की नीतीश सरकार अलर्ट पर है। गायों का वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है और लंपी वायरस को रोकने के लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। बिहार में अभियान चलाकर 9 जनवरी से 1,38,00,000 गौवंश को लंपी रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण कराया गया। अब 28 जिलों में इसकी शुरुआत हो गई है। अब तक 40,000 से ज्यादा पशुओं को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। लंपी वायरस भैंस और गाय में होने वाली एक बीमारी है और किसी तरह की स्किन डिसीज इससे हो सकती है जो वायरस के फैलने के कारण होती है और इस वायरस को कैप्रीपॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। तो लंपी वायरस की चपेट में आते ही पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम कम हो जाता है। पशुओं को 2 से 3 दिन तक हल्का बुखार रहता है, जिसके बाद उनके शरीर पर 2 से 3 सेंटीमीटर गोलाकार गांठ बन जाती है। इनके मुंह, श्वास नली और गले में घाव हो जाते हैं और पैरों में सूजन हो जाती है। तो लंपी वायरस से इन पशुओं को बचाने के लिए वायरस ग्रसित इन तमाम पशुओं को पशु चिकित्सक की सलाह पर 5 से 7 दिन तक उपचार कराना होता है। त्वचा पर एंटीसेप्टिक दवाइयां जिसमें मच्छर मक्खी को भगाने की क्षमता हो उसे लगाना होता है। इस रोग में मृत्यु दर 1 से 5% है। 2 से 3 सप्ताह में पशु ठीक भी हो जाते हैं। तो लंपी वायरस से देश में अब तक 57,000 मवेशियों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा करीब 37,000 मौतें तो राजस्थान में हुई। ये बीमारी अब तक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में फैल चुकी है।
इसके लिए केंद्र सरकार पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझ लेते हैं। दरअसल यूपी में भी कुछ महीने पहले लंपी ने कहर बरपाया था और तब सीएम योगी ने कड़े प्रतिबंध और दिशा निर्देश दिए थे। मसलन उस वक्त पिछले साल यूपी में लंपी वायरस पश्चिम यूपी तक ही सीमित रखने के लिए पशुओं के परिवहन पर योगी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। आपको बता दें, यूपी में रोग की दस्तक होते ही अन्य प्रदेशों से लगी सीमाएं सील कर दी गई थी। पशुओं की हाट, बाजार, नुमाइश और उनकी खरीद, उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। नेपाल से मध्य प्रदेश तक 320 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी रिंग बेल्ट बनाकर पशुओं का सघन टीकाकरण किया जा रहा है और पशुओं को अलग रखने के लिए आइसोलेशन सेंटर्स भी यहां पर स्थापित किए गए थे। तो जाहिर है कि अगर बिहार में भी समय रहते ऐसे उपाय नहीं किए गए या फिर चेताया नहीं गया तो फिर गौवंश पर मंडरा रहा यह खतरा और भयावह हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, जिनके बयान ने बवाल मचा दिया है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बवाल इसलिए मचा, बयान के 35 घंटे से ज्यादा होने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश लाचार हैं? इसीलिए बिहार में सनातन पर वार वार ये बार हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। सुशासन में सनातन से साजिश, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान, फिर भी माफी नहीं मांगेंगे। सुशासन बाबू की सरकार में जब सनातन के खिलाफ उन्हीं के सिपह सालार साजिश करते हैं तो सुशासन बाबू को इसकी भनक तक नहीं लगती। देश भर में जिस बयान पर साधु संत से लेकर सनातनियों में उबाल है, उसी की गूंज चंद किलोमीटर की दूरी पर नीतीश कुमार को सुनाई नहीं देती। बिहार के शिक्षा मंत्री के जिस बयान ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट की है, उसकी आवाज सूबे के मुखिया नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचती। या फिर नीतीश कुमार जानबूझकर कानों में रुई ठूंसकर सनातन को आहत करने वाली आवाज को सुनना नहीं चाहते। तो उधर चंद्रशेखर खुद अपने बयान पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। चलिए अब हो गया। भैया क्यों माफी मांग लूं? जो लोग कह रहे हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, जो श्रीमान इस सब चीजों को उठा रहे हैं, इसका मतलब है वो श्री राम के भक्त नहीं हैं। वो छद्म हिंदूवाद में विश्वास करते हैं, छद्म हिंदूवादी लोग हैं। लेकिन बिहार में शिक्षा मंत्री के बयान से उठे बवाल की गूंज भले ही नीतीश कुमार नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में शिक्षा मंत्री के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। दिल्ली के द्वारका साइबर थाने में शिक्षा मंत्री पर आईपीसी की धारा 151A, 295, 298 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री ने बुधवार को नालंदा विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में जब छात्रों को संबोधित किया, तब उन्होंने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बता दिया। रामचरितमानस मनुस्मृति को लेकर कहा कि इसमें लिखा है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पियाए। अधम का मतलब होता है नीच, यानी कि नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि सांप दूध पीने के बाद हो जाता है। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। इतना ही नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री ने धर्म ग्रंथों के साथ साथ आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक MS गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स पर भी निशाना साधा और इन्हें नफरत फैलाने वाला बताया। जाहिर है धर्म ग्रंथों को लेकर शिक्षा मंत्री की शिक्षा कहीं से स्वीकार करने वाली नहीं है, लिहाजा इसका विरोध सियासतदानों से लेकर साधु संतों तक ने किया। बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग जो है रामचरितमानस
अशब्द का भाषा शब्दों का प्रयोग किया और उसे बोला कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। तो हम सब इसीलिए हमारा संत समाज मिलके गया कोतवाली में, नगर कोतवाली अयोध्या जी में हम लोगों ने FIR दर्ज करने के लिए प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज हो। और बिहार के नीतीश सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि ऐसे शिक्षा मंत्रियों को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करे। ये प्रभु राम की कथा रामचरितमानस जो हजारों साल से पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया को प्रेरणा देती है, उसको कहें नफरत फैलाती है, क्या मतलब है इसका? प्रभु राम की कथा तो सद्भाव की है, समन्वय की है, और ऐसे महान परंपरा पर इतनी बड़ी टिप्पणी। नीतीश कुमार क्यों खामोश है? क्या कर रहे हैं वो? नीतीश जी, मुझे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री से बात नहीं करनी, जो भारत की न विरासत समझता है, न परंपरा समझता है, न प्रभु राम की मर्यादा समझता है। आप कृपया करके उनकी डिसमिस करिए। एक तरफ बिहार में रामचरितमानस के ज्ञान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि लालू यादव के चरवाहा विद्यालय वाले राज की याद दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात के स्कूलों में अब गीता का ज्ञान बच्चों में बांटने के लिए अलग से बजट दिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम ने स्कूलों में गीता की पढ़ाई के लिए अलग से पैसा दिया है। यहाँ हर बच्चे को गीता की पढ़ाई अनिवार्य है, ताकि वे गीता का ज्ञान हासिल कर सकें और श्लोकों का सही उच्चारण कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझ लेते हैं। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर माधेपुरा से आरजेडी के विधायक हैं और 2020 में माधेपुरा में से पप्पू यादव और जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल को हराया। अब चंद्रशेखर सिंह दूसरी बार बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री थे। चंद्रशेखर ने तीसरी बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई है और चंद्रशेखर पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। नीतीश सरकार में सरकार के चंद्रशेखर की पैठ मानी जाती है और चंद्रशेखर सिंह बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। और यही वजह है कि खुद नीतीश भी तेजस्वी के करीबी पर चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और इससे पहले भी जब आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश को बीजेपी का एजेंट बताया था, तब भी नीतीश कुछ नहीं कर पाए और कार्रवाई को लेकर गेंद आरजेडी के पाले में डाल दिया था। इसी से अब अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार कैसे महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी के आगे अपने हथियार डाल चुके हैं। अपने मंत्री पर कार्रवाई का पावर भी सीज हो चुका है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश में सरकार ने किस तरह से वीडियो पॉर्न कंटेंट पर शिकंजा कसा है, ये आपको बताते हैं। तो शिकंजा तो कसा जा चुका है, लेकिन अब ऑडियो पॉर्न का धंधा शुरू हो गया है और इसकी उपलब्धता भी आसान है, क्योंकि कुछ ऐप्स अपनी पॉडकास्ट के जरिए ऑडियो पॉर्न का कंटेंट परोसने में जुटे हुए हैं। बगैर वीडियो और तस्वीर पॉर्नोग्राफी। पॉर्न का नया रूप, पॉडकास्ट में पॉर्न। पॉर्नोग्राफी का मतलब अश्लील तस्वीरों और वीडियो का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब ऑडियो के जरिए पॉर्नोग्राफी का दायरा बढ़ता जा रहा है। This is Lisa. Thanks for tuning in to my new podcast, The Podcast, exclusively on Spotify. ये पॉर्नोग्राफी का वो बदला हुआ चेहरा है जो भारत में भी अपना जाल फैला चुका है। सरकार ने वीडियो पॉर्नोग्राफी पर शिकंजा कसा, तो अब पॉर्न दुनिया के माफियाओं ने ऑडियो पॉर्नोग्राफी को हर शख्स तक पहुंचाने का जुगाड़ निकाल लिया। अलग अलग ऐप के जरिए ये अब हर घर और हर हाथ तक पहुंच चुका है। भारत में ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। मगर पॉर्न के इस चेहरे को म्यूजिक और पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने तेजी से प्रचारित किया है। दरअसल स्पॉटिफाई जैसे इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी व्यक्ति एक प्रोफाइल तैयार कर अपना पॉडकास्ट स्ट्रीम कर सकता है। इस पॉडकास्ट का कंटेंट क्या है और इसे कौन सुन पाएगा, इस पर स्पॉटिफाई की मॉनिटरिंग कागजों पर तो है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। पॉडकास्ट की भीड़ में कई ऑडियो पॉर्न परोसने वाले मौजूद हैं। स्पॉटिफाई के सर्च ऑपरेशन पर सिर्फ सेक्स स्टोरीज जैसे कीवर्ड डालने पर सैकड़ों ऐसे पॉडकास्ट मिल जाएंगे जो ऑडियो पॉर्न परोसते हैं। अमेरिका में इस तरह की ऑडियो सेक्स स्टोरी सुनाने वाले ऐप्स 2019 के पहले से हैं।
2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्विन ऐप की फाउंडर कैरोलाइन स्पिगेल और डिप्सी ऐप की फाउंडर जीना गुटीरेस पर एक स्टोरी की थी। ये दोनों ऐप ऑडियो पॉर्न ही परोसते हैं, लेकिन भारत में ये पिछले कुछ समय से ज्यादा सक्रिय हो गया है। आईटी एक्ट के मुताबिक किसी तरह का अश्लील कंटेंट पॉर्न की श्रेणी में आता है, चाहे वो तस्वीरों में हो, वीडियो में हो, टेक्स्ट में हो या ऑडियो में। लेकिन अब तक ऑडियो कंटेंट के मामले में सिर्फ आपत्तिजनक वॉइस मैसेज जैसी चीजें ही शिकायतों के दायरे में आई हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके से पॉर्न कंटेंट परोस रहा है तो वो कानून तोड़ रहा है। शिकायत होने पर कार्रवाई होगी। भारत में कभी भी ऑडियो पॉर्न को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इस श्रेणी में सिर्फ सेक्सुअली ऑफेंसिव वॉइस मैसेज ही शिकायतों में दर्ज हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अवैध होने के बावजूद अब तक ऑडियो पॉर्न पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल डिजिटल माध्यम से ऐसे किसी भी कंटेंट पर कार्रवाई तभी हो पाती है जब शिकायत की जाए। उदाहरण के लिए भारत में पॉर्न वेबसाइट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध है, मगर ऐसी प्रतिबंधित वेबसाइट्स की लिस्ट में 924 नाम ही हैं। ये 924 वेबसाइट्स वो हैं जिनके खिलाफ या तो आईटी डिपार्टमेंट को शिकायत मिली या फिर किसी कोर्ट में इन्हें बंद करने की याचिका दायर की गई। आखिरी बार सितंबर 2022 में 67 पॉर्न वेबसाइट्स को बैन करने का आदेश दिया गया था। जाहिर है तकनीक के बढ़ते दायरे को अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई तो फिर उसका दुरुपयोग होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजापुर से 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का बीजापुर एक बार फिर से सुर्खियों में। 6 नक्सली यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे हथियार बरामद हुए हैं, विस्फोटक भी इनसे बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ का यह इलाका नक्सल प्रभावित इलाका, जहां से 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।